मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज 14 जेपीएससी के संदर्भ में जो मैं वीडियो हमेशा से आपको देता आया हूं, जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन जो होते हैं कैंडिडेट्स के, अभ्यर्थियों के, उनमें से कुछ कन्फ्यूजन को हर वीडियो में दूर करने का प्रयास किया जाता है। एक तरीके से सारे वीडियो को गाइडेंस के रूप में आपको लेना है, जो आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे। और किसी भी प्रकार से समस्या आ रही है आपको तैयारी करने के दौरान, तो निश्चित रूप से हमारे पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे निरंतर हमारा गाइडेंस मिलता रहेगा। क्योंकि वहाँ रेगुलर क्लास चलते हैं, हर दिन क्लास चलते हैं, और मुख्य परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के नोट्स दिए जा रहे हैं। हिंदी तो कंप्लीट है, इंग्लिश कंटिन्यू जैसे जैसे क्लास होते जा रहे हैं दिए जा रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी इंग्लिश के नोट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उस पर कम ध्यान दिया जा रहा है, मुख्य परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक प्रोजेक्ट मैनेजर के पेपर 4 की बात है, तो वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों नोट्स उपलब्ध है। सिलेबस लगभग वहाँ पर भी कंप्लीट करवा दिया गया है, 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ आज मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे एज कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार 14th जेपीएससी में। इसके अलावा क्या मीडियम का प्रभाव पड़ता है सिविल सेवा में, खास करके जेपीएससी के संदर्भ में मैं बात करने वाला हूँ। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि इसके लिए स्पेशल क्लास पहले भी मैंने कई दिए हैं और भविष्य में भी दूंगा, आज हल्की सी चर्चा होगी। उसके अलावा 14 जेपीएससी के जो टेस्ट यहाँ पर हुआ करते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, पेपर 3 और पेपर 4 दोनों का। क्लासेस और नोट्स यहाँ पेपर 4 के ओनली दिए जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट दोनों स्टार्ट होने वाला है लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, है ना। ज़्यादा हमारे लिए संभव नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर में लिमिटेड स्टूडेंट के लिए पेपर 3 पेपर 4, जिसमें टारगेट जो क्वेश्चन होंगे दोनों पेपर के, उसके प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जिसका बहुत ज़्यादा लाभ 21 और 22 फरवरी के एग्जाम में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग एज कट ऑफ पर बात करते हैं। एज कट ऑफ जो है कई फैक्टर्स पर निर्भर करने वाला है इस बार, है ना। पहला तो आपका जो होगा, देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्लियर मैं कर देता हूँ, जो न्यूनतम उम्र सीमा है जिस वर्ष भी वैकेंसी आएगी, जैसे 2026 में आएगी, तो मिनिमम एज जो है 2025 या 2026 रख सकता है अगस्त माह। ओके, 1 अगस्त को रखा जाता है यहाँ पर कट ऑफ। तो मिनिमम एज का तो उसका कोई टेंशन नहीं है, जिनका भी चांसेस मिलना है मिल जाएगा। बाय द वे नहीं मिला तो अगला बार में तो मिल ही जाएगा। लेकिन जो बैचलर करके बैठे हुए हैं, तो सरकार का कोशिश रहता है कि जो भी करेंट बैचलर है उनको छोड़ा नहीं जाए, इसलिए 25 या 26 से 1 अगस्त को रह सकता है। अधिकतम उम्र सीमा वाले में मेन विवाद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मात्र 7+1 13 सिविल सेवा वास्तव में नहीं हुए हैं और नंबरिंग कर दिया गया है। वास्तव में 8 सिविल सेवा हुए हैं, और आपका राज्य का इसी बार मनाया गया 15 नवंबर को। 25 वर्ष आपके स्टेट के पूरे हो चुके हैं, और ओनली 8 सिविल सेवा, है ना, 8 सिविल सेवा एग्जाम आपके हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद आकलन कर सकते हैं कि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको 1-2 चांस मिला और उनके उम्र सीमा पार हो गई। यही कारण है कि झारखंड में यह परंपरा रही है कि 4-5 साल की छूट जनरली सभी वर्गों को दी जाती है। ऐसे जो आपकी छूट है, आपके कैटेगरी के कारण, महिला होने के कारण, दिव्यांग होने के कारण, सर्विस में रहने के कारण, वो तो छूट मिलेगी ही, उसमें भी 4-5 वर्षों की छूट जनरली दी जाती है। और छूट जनरली मिलती ही है ना। 3 से 5 वर्षों की छूट देखी गई है अलग अलग एग्जाम्स में, है ना। इसके अलावा एक चीज़ और स्पष्ट यहाँ पर रहा है, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। हमेशा जो है पिछले बार के कट ऑफ ईयर जो होते हैं अधिकतम उम्र सीमा के लिए, उसके बाद ही कोई ईयर्स का निर्धारित किया जाता है। 1-2 अपवाद, एकाध अपवाद है। इसलिए अगर 11th जेपीएससी वाले का देखा जाए तो 2017 रखा गया था, है ना, 1 अगस्त 2017 रखा गया था। ऐसी स्थिति में क्या क्या संभावनाएं बचती हैं? 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। क्लियर, ये 4-5 संभावनाएं हैं। 23-24 तो मैटर नहीं है, है ना, क्योंकि 23 से वैकेंसी ही नहीं आया है। तो 2018 से 2022 तक में कोई भी एक ईयर जो है कट ऑफ ईयर अधिकतम उम्र सीमा के लिए रह सकता है। न्यूनतम के लिए तो मैंने बता दिया 25 से 26 को रखेगा, जिससे सारे लोग आ जाए। नए नए जो भी बच्चे हैं जिन्होंने जस्ट बैचलर किया है, उनको इससे कवर कर लिया जाएगा 2025-26 से।
तो आपके पास ऑप्शन जो बच रहे हैं 2018 टू 2022। अब इसमें सरकार कौन सी रखेगी, यह तो सरकार को डिसीजन लेना है। लेकिन जो संभावनाओं की बात, जहां पर ज़्यादा संभावना है, जहां पर कांटा ज़्यादा रुकने की संभावना लग रही है, चूंकि 2017 जो रखा गया था आपका, ये चुनावी वर्ष था, है ना। सरकार के संभवतः चुनाव चूंकि करीब थे, इसलिए अभ्यर्थियों की नाराजगी सरकार मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए 2017 रखा गया। इसके बाद 2018 रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, यह पूरी तरीके से निर्भर करेगा आपका गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट की कितनी सहानुभूति है, क्योंकि चुनाव अभी दूर है ना। गवर्नमेंट की कितनी सहानुभूति है कि पिछले 25 वर्षों में मात्र 8 एग्जाम हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को छूट मिलना चाहिए और निश्चित रूप से मिलना चाहिए। 2018 सबसे बेस्ट वर्ष होता अगर छूट दिया जाने की बात हो, है ना। लेकिन हमारे विचार से जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो बीच बीच की संभावना है, 2020 या 21, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2018 या 19 जो है असंभव है ना। इसकी भी संभावना है अगर छात्र संगठन, विशेष रूप से आदिवासी छात्र संगठन, इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री तक जाते हैं, कार्मिक तक जाते हैं और उनको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि उनको चांसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो इसकी क्लियरिटी पहले हो जानी चाहिए, जिससे वो अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सके। और ऐसे भी मान लीजिए कोई भी 35 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, तो किसी न किसी जगह हो सेटल हो चुके हैं, ऐसे स्थिति में सीमित लोग ही होते हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं। और अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं तो मात्र उम्र सीमा के आधार पर उनको नहीं रोका जाना चाहिए। उस स्थिति में जब आप रेगुलर एग्जाम नहीं ले पाए, अगर एग्जाम रेगुलर होता तब उम्र सीमा में छूट का कोई मैटर ही नहीं था। यूपीएससी वगैरह में आपने देखा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी जाती है। इसके अलावा कुछ अवसरों पर अलग अलग देश के अलग अलग आयोगों के द्वारा कुछ और रूप में भी छूट दिया जाता है उम्र सीमा में। जैसे किसी खास सिविल सेवा वर्ष, जैसे 2011th जेपीएससी वाले हो गए या 7th जेपीएससी वाले हो गए, है ना, ये जो आपके हैं उनको छूट दे दिया जाए कि 11th जेपीएससी वालों को छूट दे दिया जाए या फिर 7th जेपीएससी वालों को छूट दे दिया जाए। तो इस तरीके से भी कुछ आयोगों के द्वारा छूट दिया जाता रहा है। इसके अलावा जो छूट देने के सिस्टम है कि अपने स्टेट्स के कैंडिडेट को, जैसे जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, है ना, कुछ तो यूज होना चाहिए 2016 के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र का, इसमें तो संविधान कहीं से बाधक नहीं बनता है। जो 2016 में जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बना था, उसके जो स्टूडेंट्स धारक हैं, कैंडिडेट्स धारक हैं, उनको भी कुछ एक्स्ट्रा छूट दिया जा सकता है। उससे भी क्या होगा कि दूसरे स्टेट्स की अपेक्षा झारखंड के अभ्यर्थियों को कुछ प्राथमिकता मिलेगी एग्जाम देने में। ऐसा ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में होता है आपका, है ना। वहाँ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ज़्यादा उम्र सीमा दिया गया है और जो बाहरी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 28 वर्ष निर्धारित है। तो ये आपका कुछ एक्स्ट्रा साधन हो सकते हैं जिसमें उम्र सीमा में आपको छूट मिल सकती है। छूट तो जरूर मिलेगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, लेकिन कितना मिलेगी यह सरकार पर निर्भर है, छात्र संगठनों पर निर्भर है, विशेष रूप से आदिवासी छात्र संगठन पर, सरकार की सहानुभूति पर निर्भर है। एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस मैटर पर जहाँ तक न्यायालय की बात है तो वहाँ पर विशेष संभावना नहीं है, क्योंकि नीतिगत मामलों में न्यायालय के द्वारा बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो जो भी संभावना आपकी बनती है इसी दायरे में बनती है, तो 2020 या 21 तो सरकार रख ही देगी, बाकी आपके प्रयासों पर निर्भर है ना, सरकार की सहानुभूति पर निर्भर है कि 2018 या 2019 होगा या नहीं। और हमारी शुभकामना रहेगी कि जिनको इच्छा है उनको जरूर मिलना चाहिए, इसलिए 2018 या 2019 हो जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन एज कुछ भी रखे, अगर आपको थोड़ी सी भी आशा है कि आपको चांस मिल सकते हैं तो तैयारी कीजिए, इंतजार मत कीजिए। इसके अलावा मीडियम पर हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक अनसुलझा प्रश्न जो है लगातार चलता रहता है कि मीडियम क्या होना चाहिए। वे अनेक वीडियो देखते हैं और कई विशेषज्ञों से भी सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाता है।
और उलझ करके रह जाते हैं और बहुत सारी तैयारी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को खुद ब खुद जो है डिस्टर्ब कर लेते हैं सिर्फ मीडियम के चक्कर में। लेकिन हमारे इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मीडियम कोई मैटर नहीं रखता है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हों, इंग्लिश मीडियम के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास कंटेंट कैसे है, उसकी समझ आपकी कैसी है। सिविल सेवा जो है आजकल कुछ अलग रूप लेता जा रहा है, इस चीज़ को समझना चाहिए। इसकी बदलती हुई प्रवृत्ति को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो शायद फिर हर चीज़ बेकार है। मीडियम फीडियम का कोई मैटर नहीं है। सिर्फ इंग्लिश मीडियम ले लेने से आपकी सफलता ना जेपीएससी में ना यूपीएससी में सुनिश्चित होती है। इसलिए यहाँ पर खास करके जेपीएससी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप हिंदी लीजिए, इंग्लिश जहाँ कंफर्टेबल हैं लीजिए। और यहाँ पर साहित्य के लिए मैंने कहा है कि लोकल पेपर जरूर लीजिए, वहाँ मैटर करता है। ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश से नहीं हुआ है, इस बार भी हुआ है, पहले भी हुए हैं। लेकिन जो संभावनाएं बेहतर होती हैं ओरिजिनल पेपर में, ट्राइबल लैंग्वेज में ही आपकी होती हैं। लेकिन मीडियम के लिए एकदम टेंशन मत लीजिए। जो भी आपका मीडियम है, जहां आप कंफर्टेबल हैं उसी को लीजिए, जो आप बचपन से पढ़े हैं। अचानक चेंज करने की गलती नहीं करेंगे, अन्यथा उस भाषा पर आप कमांड करेंगे, सिलेबस पर तो कमांड नहीं हो पाएगा। यूपीएससी का उदाहरण बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया जाता है कि यूपीएससी में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम का हो रहा है, हिंदी का 30-40 हो रहा है, ठीक है। उसके भी बहुत सारे रीजन्स हैं। पहला तो रीजन है कि प्रीलिम्स, है ना, सीसेट तो क्वालिफाइंग है, हिंदी मीडियम वाले सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर गाइडेंस नहीं मिल पा रही होगी। अथवा जीके की जहाँ तक बात है, वहाँ पर तो जो क्वेश्चन रहता है हिंदी में या इंग्लिश में, वहाँ 4 ऑप्शंस होते हैं। वहाँ पर अगर बेहतर आप नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ मीडियम से तो कोई हिंदी में भी क्वेश्चन उपलब्ध है। अगर आप 45-50 कर लेते हैं, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि तैयारी की कमी है। यहाँ मीडियम कहीं से मैटर नहीं कर रहा, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है ना, आपको गाइडेंस नहीं मिल पाए, जिसके कारण आप अच्छा नहीं कर पाए। अगर आप पीटी को छोड़ दीजिए, अगर मेंस में जितने भी 500,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हिंदी मीडियम वाले करते हैं, उनमें अगर 40-50 हो रहा है तो एक अच्छा रेशियो है, दिक्कत क्या है। पीटी में जिस दिन से आपका आईएएस में भी अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे, हिंदी मीडियम के प्रीलिम्स क्लियर करने लगेंगे, वहाँ पर भी आपका सुधार दिखेगा रिजल्ट में। तो प्रीलिम्स में तो मीडियम का कोई विशेष मैटर नहीं करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जेपीएससी में तो ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि अभी भी हिंदी मीडियम के लोग ही यहाँ पर डोमिनेट करते हैं। 60 से 65% लोग हिंदी मीडियम से ही इस बार भी क्लियर किए हैं। यहाँ पर जितने भी क्वालिफाई किए हैं उसमें भी 65-70% लोग हिंदी मीडियम से ही संबंधित हैं। 7वें रैंक जो हमारे रॉबिन जी हैं वो भी हिंदी मीडियम से रिलेटेड हैं, ठीक है। पिछली बार आशा साहू थी, वो भी हिंदी मीडियम से थी 10वें रैंक पर, है ना। इसके बाद भी आगे जितने भी क्वालिफाई किए हैं अधिकांश जो है हिंदी मीडियम से ही रिलेटेड हैं। इसलिए इस चीज़ को, कन्फ्यूजन को आप क्लियर कीजिए कि मीडियम जो है आपको इफेक्ट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, निश्चित रूप से हर मीडियम में होगा, निश्चिंत रहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर का टेस्ट शुरू होने वाला है। आप लोग चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ही शुरू होगा यहाँ पर पेपर 3 एंड पेपर 4 का। चूँकि फरवरी में एग्जामिनेशन है, क्लासेस वहाँ पर लगभग समाप्त हो गए हैं, 8-10 क्लास बचे हुए हैं पेपर 4 के। पेपर 3 के क्लास देने का समय हमारे पास नहीं था, इसलिए उसे शुरू ही नहीं किया गया। लेकिन टेस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है, उसका लाभ उठा सकते हैं। टेस्ट जो है आपका जितने भी संभावित टॉपिक्स हैं उसका कराने का प्रयास किया जाएगा, उसका लाभ उठाइए। उसी तरीके से मेंस आंसर राइटिंग, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल तो आज समय नहीं है चर्चा करने का, लेकिन मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग मुख्य परीक्षा का आधार है ना, सिविल सेवा का आधार है, सिविल सेवा का आत्मा की तरह आप समझ सकते हैं, है ना। जैसे आर्टिकल 32 पूरे मूलाधिकार का आत्मा है, उसी प्रकार से। यानी कि अगर आपकी आंसर राइटिंग सही नहीं है तो सिविल सेवा का सपना देखना ही बेकार है। और इतना आसानी से ये नहीं आता है कि टॉपर्स का कॉपी देख लिए तो आपका ठीक हो गया अचानक से आंसर राइटिंग। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो आपका आंसर राइटिंग को डिस्टर्ब करने में सबसे बड़ा भूमिका रहा है, लिखने की जगह पढ़ने की आदत, है ना। आजकल भाग दौड़ की जो दुनिया है ना, ऊपर से सोशल मीडिया, मोबाइल जो डिस्टर्ब करता है, और जल्दी जल्दी सब कुछ प्राप्त करने की जो आकांक्षा है ना, वो लोगों को लिखने की जगह पढ़ने की ओर मोड़ रहा है। उनको लगता है जितना देर में एक टॉपिक लिखेंगे उतना देर में तो 4-5 टॉपिक पढ़ लेंगे।
लेकिन आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और लिखने से, राइटिंग से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे। कभी भी कॉन्फिडेंस आपको सिविल सेवा के प्रति नहीं आ पाएगा। पीटी किसी तरीके से क्वालिफाई कर लिए, पीटी हो या मेंस हो, आपके पास नोट्स होना चाहिए। कोई भी गाइड, कोई भी बुक्स से डायरेक्ट पढ़ने का, या कोई पीडीएफ भी जो नोट्स के रूप में हो, वो गलती नहीं कीजिए। जरूर आपके कॉपी में, भले ही थोड़ा शॉर्ट में लिखिए, वो अलग मैटर है, कॉपी में रहना चाहिए, ठीक है। अगर उस कमी को दूर कर लेंगे तब आप वास्तव में, अगर आपके पास पांचों पेपर के नोट्स आपके हैंड रिटन फॉर्म में नहीं है मेंस के, तो आप बहुत कुछ मिस कर गए, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग पर कभी भरोसा ही नहीं आएगा। इट मीन्स ये इस फेज को पार करने के बाद ही आप आंसर राइटिंग के लिए रेडी होते हैं। इट मीन्स एलिजिबल होते हैं आंसर राइटिंग के लिए। अगर आपने एक टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नोट्स बना लिया है ना, उसके बाद वहाँ कुछ भी क्वेश्चन आता है, आप सोच पाइएगा कि कैसे लिखना है। यहाँ पर सिर्फ नोट्स नहीं स्टूडेंट्स बनवाया जाता है, बल्कि उनसे सिनॉप्सिस भी बनवाया जाता है। एमसीक्यू भी दिया जा रहा है इस बार से, टॉपिक वाइज मेंस का भी एमसीक्यू दिया जा रहा है, ताकि वो हर चीज़ के लिए तैयार रहें, है ना। आंसर राइटिंग के साथ यहाँ एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी तैयारी तो एक तरीके से यहाँ पर प्रीलिम्स के दौरान से ही मैं शुरू करवा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो भी पेपर 1 या पेपर 2 के क्लासेस चलते हैं, उसमें मुख्य परीक्षा को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाता है। तो मेंस आंसर राइटिंग जितना सोचने में इजी लगता है, उस पर कमांड करना उतना ही टफ होता है। मेंस के आंसर राइटिंग लिखने के दौरान बहुत सारे पहलुओं पर आपको कमांड करना पड़ता है। ये बैचलर से पूरी तरीके से अलग होता है। ये बैचलर के स्टाइल में नहीं चलेगा। यहाँ लिमिटेड समय होते हैं, बैचलर में भी लिमिटेड होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ डिग्री देना उद्देश्य होता है विश्वविद्यालय का। यहाँ पर आपको ऑफिसर बनाना उद्देश्य होता है आयोग का। एक ही टीचर जो बैचलर के कॉपी चेक कर रहे हैं और सिविल सेवा के कॉपी चेक कर रहे हैं, अगर कोई प्रोफेसर हैं, तो उनके चेक करने के अंदाज में परिवर्तन आ जाता है ना, सोच में परिवर्तन आ जाता है। वहाँ पर उसी दृष्टि से देखेंगे कि अभी बच्चा लोग है, बहुत ज़्यादा बैलेंस करके नहीं लिख पाएगा, उसके अनुसार नंबर दिया जाता है ना। और अधिकांश अगर 60% आ गया, 50% आ गया, 55 कुछ भी आ गया, तो पास वहाँ कर दिया जाता है, डिग्री दे दिया जाता है। नहीं पास हुए तो फिर अगली बार देंगे। यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर टॉप 200 में, टॉप 250 में जितने भी सीट रहे हैं उसमें रहना है। और आपके आंसर राइटिंग के माध्यम से जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके कॉपी पर आपके विचार वहाँ पर वास्तव में लिखे जाते हैं। सिविल सेवा के आंसर राइटिंग जो होती है सबसे अलग होती है। क्लियर? इट मीन्स यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो सिलेबस दिया है जेपीएससी ने, यूपीएससी ने, बस वही सिलेबस होता है सिविल सेवा का। बचपन से एग्जाम के दिन तक आप क्या सीखें। एक ठेले वाले के पास भी आप खड़े होते हैं, है ना, कुछ फास्ट फूड खाने के लिए, वहाँ से भी आप बातचीत के दौरान आपको महसूस होता है किसने मुद्रा लोन लिया है, किन परिस्थितियों में लोन लिया, वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। क्या वो चुका पा रहे हैं? अगर चुका दिए तो उनको फिर कितना वापस मिला, फिर से क्या उनको ऋण मिला, इन सारी चीज़ों से एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, है ना। बुजुर्ग से बात करेंगे, बच्चे से बात करेंगे, किसी गांव में घूम रहे हैं आप, कभी यात्रा कर रहे हैं, तो हर जगह से जो प्राप्त अनुभव होता है वो सिविल सेवा में आपका काम देता है, ये आंसर राइटिंग में काम देता है। केस स्टडी नाम का एक सेक्शन होता है आंसर राइटिंग में। हाल ही में कोरोना काल में हजारीबाग में एक इंजीनियर थे जो कोरोना काल में अपनी नौकरी को बॉम्बे से छोड़ के हजारीबाग आना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। आज उनका आय का, रोजगार का एक बेहतर साधन बन गया है, दूसरों के लिए रोजगार की प्रेरणा भी बन गए हैं, है ना। अगर उनके बारे में किस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर में यूज किया अपना, अगर उनके बारे में आप कुछ भी जानकारी देते हैं अपने आंसर में, तो केस स्टडी में चला जाएगा। ग्लेडसन डुंगडुंग हैं, वो आदिवासी के हितों के अधिकार के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वन अधिकार अधिनियम हो, सीएनटी हो, पेशा हो, हर चीज़ के लिए वो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। सरना कोड हो, है ना। तो ये आपका जो है प्रैक्टिकल जो अनुभव होता है उसको आप लिखेंगे, वो बहुत इफेक्टिव होगा। कहाँ पर कौन सा उदाहरण देना उचित होगा, झारखंड के उदाहरणों को देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और आंसर राइटिंग के दौरान आपके प्रेजेंटेशन, आपके इंट्रोडक्शन, आपके कंक्लूजन, मैप, डाटा, चार्ट या फिर अलग अलग टाइप के डायग्राम्स आप किस तरीके से वहाँ प्रयोग कर पाते हैं,
यह एक दिन की चीज़ नहीं है ना। निरंतर प्रैक्टिस के बाद जो है इसमें विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। यहाँ पर इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, बस 1 महीना में कर जाएंगे। एग्जाम से पहले कुछ नहीं होता है, रीडिंग करके मुख्य परीक्षा में जाना होगा और रिजल्ट आशानुरूप नहीं प्राप्त हो पाएंगे। फिर 3 साल 2 साल जब भी वैकेंसी आएगा फिर आपको इंतजार करना होगा, है ना। क्योंकि चाहे जेपीएससी हो, दूसरे आयोग हों, आपको निरंतर मुख्य परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। आपके जो भी विचार हैं, आपके जो भी सिलेबस हैं, सारे मिलजुल करके आपको एक बेहतर आंसर राइटिंग के लिए तैयार करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप आंसर लिखते हैं और कॉपी को जमा कर देते हैं इन्विजिलेटर को, उसके बाद वो कॉपी पैक हो करके चला जाता है, कोडिंग हुआ, फिर परीक्षक को दे दिया गया, वहाँ पर आप नहीं रहेंगे, है ना। आपकी कॉपी रहेगी, आपके विचार वहाँ पर रहेंगे, आपके आंसर रहेंगे। परीक्षक को कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपकी कॉपी को चेक करने में। कहा जाता है सिविल सेवा के कॉपी में जितना फास्ट परीक्षक चेक कर देते हैं कॉपी, यानी कि उनको आसानी हो रही है, उतना अधिक नंबर मिलता है। आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, अच्छी तैयारी किए हैं, प्रेजेंटेशन सही नहीं है, कॉपी चेक करने वाले आपके सही नहीं थे, है ना। यानी कि जितना आंसर लिखना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है कि सही लोग आपके कॉपी चेक करें। तो वहाँ पर आप इस तरीके से आंसर लिख देंगे जो अनकम्फर्टेबल होगा एग्जामिनर के लिए, और आप एवरेज मार्किंग के शिकार हो जाएंगे। उनको फील हो रहा है कि ठीक ठाक स्टूडेंट है, ठीक ठाक लिखा है, लेकिन टाइम उन लोग नहीं देते हैं। ये ऐसा मत रखिएगा कि आपकी कॉपी को आधा घंटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5-10 मिनट टाइम मिल गया तो आप किस्मत वाले हैं। वो भी अच्छे प्रेजेंटेशन रहेंगे, तब उनको खुद ही इंटरेस्ट जगेगा कि किसी पॉइंट पर आपने इस तरीके से समझाया है, तो उनको खुद इंटरेस्ट जगेगा, वो देखेंगे, है ना। तो परीक्षक को आपको कैप्चर करना है, तब मार्क्स आता है मुख्य परीक्षा में, ऐसे नहीं आता है। MCQ के 160 मार्क्स में 70-75% मार्क्स लाने का प्रयास करना है। इंटरव्यू कॉल निश्चित रूप से होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होता है निश्चित रूप से रेनेसा IAS से जुड़िए, यहाँ पर आपको बहुत बेहतर गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पर अनावश्यक बोझ नहीं दिया जाता है, ये नोट्स पढ़ लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए, पेपर पढ़िए। यहाँ टू द पॉइंट वर्क होता है और जितना फास्ट हो सके आपके सिलेबस को तैयारी करवाया जाता है। फिर हम लोग कुछ और मुद्दों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ CDPO इंटरव्यू के भी बैच चल रहे हैं, 14 JPSC के भी और प्रोजेक्ट मैनेजर के, जिसमें भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ निरंतर आपको परीक्षा उपयोगी सामग्रियाँ खास करके JPSC के बारे में फिलहाल मिलती रहेगी। भविष्य में BPSC एंड UPSC भी हमारे द्वारा स्टार्ट निश्चित रूप से किए